नमस्कार, बहुत स्वागत है जी न्यूज विशेष में आपका। मैं हूं अमित तिवारी और मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। बहुमत की दौड़ है और ये दौड़ मैराथन से कम नहीं है। 272 का आंकड़ा पाना है, जोर लगाया जा रहा है। साम दंड भेद के सारे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देश को दिशा देने का दावा है और ये दावा देश की आत्मा की कीमत पर हो रहा है। जी हां, बिल्कुल। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी विकास के मसले पर सबसे वोट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी से और उन्हीं के करीबी माने जाने वाले अमित शाह की तरफ से ये बयान आया है जिसमें सीधे सीधे ध्रुवीकरण की राजनीति की गई। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कहां पर है विकास? क्या ये चुनाव ध्रुवीकरण और हिंदू मुस्लिम के मसले पर ही लड़ा जाएगा? और खास चर्चा में जी न्यूज विशेष में यही बड़ा सवाल, राजनीति किस दिशा में इस बयान के बाद। जी हां, अमित शाह का बदला लेने का बयान महज चुनावी स्टंट है या आने वाले वक्त की किसी गंभीर चुनौती का संकेत है? चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करना परंपरा बन गया है। बिल्कुल, चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करना परंपरा बन गया है और इसका जो आरोप है वो कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही बीजेपी पर लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। लेकिन अब अमित शाह के इस बयान के बाद और साथ ही वसुंधरा राजे के बयान के बाद ये सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या विकास का मुद्दा पीछे छूटता जा रहा है? बिल्कुल, और उससे बड़ा अहम सवाल जो चर्चा में हम उठाएंगे, क्या बिगड़े बोल से मिलेगा बहुमत? जी हां, यह बड़ा सवाल है कि इस तरीके से बहुमत पा पाएंगे और इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे चर्चा के दौरान। शुभ्रा, जिस स्थिति में हम देख रहे हैं मौजूदा दौर की सियासत और खासतौर से अमित शाह का बयान, उस टाइमिंग पर आना, सियासत में टाइमिंग एक बड़ा पहलू और एक बड़ा तथ्य निभाती है। बिल्कुल अमित, अगर आपको याद हो, मतदान के पहले खासतौर और यूपी में उसी बेल्ट पे मतदान है। जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था अमित शाह को, उसके बाद से ही उनके बोल इस तरह के समझ में आ रहे हैं। अयोध्या का मसला उठाना, राम मंदिर का मसला उठाना। हालांकि नरेंद्र मोदी बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हमारा मसला विकास है, सेकुलरिज्म है, और साथ ही वो साबित कर रहे हैं कि हर वर्ग को वो लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये जो बयान है फिर से एक बार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा है। और ये स्थिति इस तरीके से भी सामने आ रही है कि जब चुनाव की तारीख, और खासतौर से यूपी के उस बेल्ट में चुनाव होना है शुभ्रा, जहां पर यह मसला एक सेंसिटिव, एक संवेदन विषय के तौर पर उभरा है, उसी जगह अमित शाह जाते हैं और बयान देते हैं। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में इस तरह का बयान दिया जाना अमित जाहिर तौर पर एक सवाल खड़ा करता है और इसीलिए आज बीजेपी तमाम विरोधियों के निशाने पर है। और कहा यही जा रहा है कि जब कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ से नरेंद्र मोदी के बारे में गलत बात की गई थी, तब आपने ये कहा था कि ऐसी बात क्यों की जा रही है। अब उसी तरह की बात जब आपके नेता कर रहे हैं, तो फिर क्यों आप चुप हैं? और बीजेपी की तरफ से जस्टिफिकेशन भी किया जा रहा है। सियासत को किस तरफ मोड़ा जा रहा है शुभ्रा, हम प्रतिक्रियाओं के जरिए दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर सियासत किस तरीके से तेज हुई। दरअसल बीजेपी महासचिव और नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी अमित शाह गुरुवार को मुजफ्फरनगर से 40 किलोमीटर दूर राजहर गांव में थे। उन्होंने गांव में जाट नेताओं से मुलाकात की, उकसाने वाला भाषण भी दिया। अमित शाह के साथ बीजेपी विधायक सुरेश राणा भी थे। सुरेश राणा दंगा मामले में अभियुक्त हैं। राणा पर आरोप है कि उन्होंने दंगे के दौरान लोगों को उकसाया था। अमित शाह ने यहां कहा कि इलेक्शन उस सरकार को बाहर करने का मौका है जिसने जाटों को जुल्म का शिकार बनाया। शाह ने बदला लेने और इज्जत की रक्षा करने की बात कही। और तमाम तौर पर राजनीतिक तौर पर यह बेहद अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां 32 खाप का वर्चस्व है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट में जाटों के समुदाय की खास जगह है। उत्तर प्रदेश में और विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। देश कहां से कहां पहुंच गया, उत्तर प्रदेश कितना पिछड़ गया। हमें भटकाया जाता है, कभी जात पात की बात से, कभी पंथ धर्म की बात से, मूल मुद्दे से भटका दिया जाता है। जी हां, बिल्कुल ये स्थिति सामने आ रही है। और शुभ्रा, ये बयान अमित शाह का जो सामने आया उसके बाद एक विवादित स्थिति बनने की नौबत आनी ही थी, क्योंकि जिस तरीके से बयान है और बयान किस जनमानस को देखते हुए दिया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है अमित कि सिर्फ बीजेपी पर ही क्यों इल्जाम लगाया जाए या फिर सिर्फ बीजेपी को ही क्यों निशाना बनाया जाए। अभी अभी सोनिया गांधी मिलकर आई जामा मस्जिद के शाही इमाम से और फिर उन्होंने ये अपील की। दरअसल हमें इस बात को भी सोचना होगा, क्या देश में अब ध्रुवीकरण का जो मुद्दा है वो फोकस राजनीति को उस तरफ करता हुआ नजर कहां पर जा रहे हैं अहम मसले, हम समझने की कोशिश करेंगे और हम इस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये महज बयान नहीं है। बयान
चुनाव अभियान के बीच है? इसको समझने की कोशिश करेंगे दृष्टिकोण को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में खासतौर पर नवीन कुमार जी, मैनेजिंग एडिटर जीआर न्यूज। नवीन जी, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस बयान को महज बयान के तौर पर देखना चाहिए या चुनाव अभियान के दौरान ये बयान एक फैक्टर है, ये बयान एक दूरगामी सोच के तहत है? जो मुझे लगता है जी। कि ये बयान जो है चुनाव के समय में एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अमित शाह ने दिया जी। इस चुनाव, आपने इस बयान को बड़े ध्यान से सुना होगा जी। अभी दर्शकों ने भी सुना है जी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सम्मान का चुनाव है जी। ये चुनाव अपमान के बदले का चुनाव है। उन्होंने जिस प्रकार से पहले बयान आए कि अगर आपको याद हो, मुलायम सिंह ने कहा कि अगर जो सरकारी टीचर है नौकरी में अगर वो समाजवादी पार्टी को वोटें देंगे तो उनकी नियमिति निरस्त कर दी जाएगी। कहा पहले कई जगह चुनाव इस प्रकार के बहुत सारे बयान आए कि अगर वोट हमको नहीं देंगे तो हम उनका ये नुकसान कर देंगे। लेकिन उन्होंने बड़े नपे तुले शब्दों में कहा, इन्होंने कहा बटन दबाकर बदला लीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि ये कहना कि बटन दबा करके बदला लीजिए, इसका मतलब ये है कि भाई आप सरकार बदलिए। इसके कई सारे मायने निकल सकते हैं। एक शब्द के अनेक मायने हैं। शब्द का मायना ये भी है कि जिस प्रकार से चुनाव में आदमी महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है और लोगों के काम नहीं होते हैं, जो लोग कष्ट में हैं, पीड़ित हैं, दंगों से पीड़ित है, उनको कहता है कि सम्मान के साथ अपना सम्मान बचाइए, बदला लीजिए, ऐसी सरकारों को उखाड़ करके फेंक दीजिए। इसका मतलब स्पष्ट कहना ये है कि इस बयान के चुनावी मकसद मतलब है और जो मतलब है वो बड़े गहरे हैं। बिल्कुल, मतलब उसके बड़े गहरे हैं। नवीन जी, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से ये समय चुना गया है और जिस तरह की जगह चुनी गई है इस बयान के लिए, वो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए है और एक कितना बड़ा खतरा यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम पार्टियां इस बयान के बाद ये कहने लगी कि अभी अभी तो बयान आया है, अब देखिए चुनाव के बाद अगर मोदी की सरकार आती है तो होता क्या है। सभी पार्टियों को लामबंद होने के लिए कहा गया है। जो चुनाव के बाद के खतरे की बात कर रहे हैं सभी लोग, उसको किस तरह से देखते हैं नवीन जी? जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि जो बयान दूसरी पार्टियों के आ रहे हैं लगातार, काट के फेंक देंगे, मार डालेंगे, ये कर देंगे, उन्होंने उन शब्दों पर बड़ा संयम रख करके, और अमित शाह ने बहुत समय बाद बोला है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले काफी समय से वो सक्रिय हैं और वहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने ये एक समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार उन्होंने इस बयान को दिया, ऐसे बयान को दिया। बेशक सारी पार्टियां लामबंद हो जाए, लेकिन सब पार्टियां चुनाव तो अलग अलग लड़ रही हैं। वो ये तो कह नहीं रही कि भाई मेरा कैंडिडेट आप हटा दीजिए, अब किसी को सपोर्ट कर दीजिए। सारी पार्टियां लामबंद होकर के किसके खिलाफ? इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन पे जाने के बाद इसके अंदर कोई निकलने वाला रिजल्ट नहीं है। चुनाव उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो मौजूदा स्थिति है, मुझे लगता है कि इसके अंदर बीजेपी को अधिक फायदा होगा। आपको लग रहा है फायदा होगा जिस बात को आप कह रहे हैं, लेकिन नवीन जी मैं उस वस्तुस्थिति को जरूर आपसे समझना चाहूंगा। इसकी शुरुआत कांग्रेस के कदम से दरअसल हो गई। क्या हुआ है, अगर यदि मैं सही हूं तो देश का जो मतदाता है उसके बीच में इस बार हमने एक अभूतपूर्व उत्साह इस बात को लेकर देखा है, या उसका जो मसला है वो महंगाई, सड़क या उसके क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से रूबरू हो रहा था। अचानक एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां पर सांप्रदायिक ताकतों की बात या ध्रुवीकरण की शुरुआत हो जाती है, और वो काउंटर की शुरुआत लगता है कि जैसे कांग्रेस ने की हो, चाहे वो स्टिंग का भी मसला आपको पता है, उसके बाद लगा कि पूरे देश के जनमानस में अब जो मुद्दा है वो कहीं डाइवर्ट हो रहा है। देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन की बात, विकास की बात लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं जी। वो लगातार अपनी सब सभाओं में कह रहे हैं कि विकास मॉड्यूल की बात कर रहे हैं जी। लेकिन जो दूसरे काउंटर पार्ट हैं जिसपे लगातार दूसरी पार्टियां सांप्रदायिक या फिर जिसको कहे कि व्यक्ति विशेष या जाति विशेष को उकसा करके वोट को अपनी झोली में डालने की कोशिश कर रही है जी। उसका जवाब देने के लिए उसका जवाब देने के लिए जो भाजपा की सेकंड लाइन के जो लीडर हैं जी, जिनको पार्टी में सेकंड लाइन माना जाता है, लेकिन फर्स्ट लाइन के लोग अभी भी नपीतुली बातें कर रहे हैं, विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, वो लोग उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद ये है कि अपने जितने कार्यकर्ता हैं या फिर दूसरे वोटर हैं जिनको कि वो अपने पक्ष में कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ाते चले। जी जी। तो मुझे लगता है यही है कि जिस प्रकार से बयान दिया, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने नपे-तुले शब्दों का प्रयोग किया, बहुत नपे-तुले शब्दों का प्रयोग किया। बिल्कुल, नपे-तुले शब्दों का प्रयोग किया है नवीन जी। लेकिन
नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कह रहे थे कि हम विकास के मसले पर चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही कई बार देखा गया, कई मौकों पर देखा गया कि अल्पसंख्यकों को लुभाने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की। कई जगहों पर उन्होंने ऐसी बात कही। राजनाथ सिंह के बारे में भी हमने देखा किस तरह से उन्होंने बयान दिया, गुजरात दंगों को लेकर माफी मांगने तक की बात कही थी। ऐसे में इन बयानों से जो अमित शाह ने दिया और जो वसुंधरा राजे ने दिया, क्या विकास के एजेंडे का वो जो मसला बीजेपी उठा रही है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसको धक्का पहुंच रहा है? विकास का जो मसला है, विकास का जो मुद्दा है, विकास का मुद्दा नरेंद्र मोदी लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं भाजपा की तरफ। जी जी, एनडीए जो अभी बना है जी, उसमें वो विकास की बात कर रहे हैं। हाँ। अमित शाह कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है। हाँ। लेकिन क्या है कि उनको जिस प्रकार जो हालात अभी नजर आते हैं, हाँ, ऐसे हालात में ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिन नेताओं को। जी, जो समझते हैं ऐसे बयानों से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी जब दूसरा काउंटर पार्ट चलता है, क्योंकि आज के समय में ये 15-20 दिनों का चुनाव है, इसके अंदर बहुत सारे मुद्दे मैंने बताया था जैसे कि गौण हो जाते हैं। जी, जब ये 21 साल बाद वो स्टिंग ऑपरेशन आया, उससे जो एक हवा दूसरे पक्ष में लामबंद करने की चली है एक समुदाय विशेष को, उसमें दूसरी पार्टियां भी चाहती हैं कि भाई दूसरे उसका वोट बैंक कहीं डाइवर्ट ना हो जाए। जी, तो ऐसे में वो उसको बना के रखने के लिए, बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें कहते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर अगर इसका अर्थ निकाला जाए, जी, कानूनी तौर पे अमित शाह को या भाजपा को इलेक्शन कमीशन की गाइडेंस के अनुसार उसमें कोई नुकसान मुझे नजर नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा मसला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक मसला जो हमने देखा था इमरान मसूद वाला, उसमें कतई संयमित शब्दों का उपयोग नहीं किया गया था। लेकिन चिंता की बात यहां पर उठती है कि क्या कांग्रेस की हम उस मनस्थिति को समझ पा रहे हैं नवीन जी, जहां पर कांग्रेस ने एन मूवमेंट पर, जब मतदान की तारीख बिल्कुल निकट है, अपनी रणनीति को बदला और वो मसले को दूसरी तरफ डाइवर्ट करते गई, और उस स्थिति में भाजपा को काउंटर करना पड़ा कहीं जाके। कांग्रेस की रणनीति हर एक सीट के हिसाब से बदल रही है जी, और यही स्थिति जो है भाजपा भी, क्योंकि एक एक सीट मिलती है जी, और इसी सीट को, इसीलिए मुझे लगता है ये है कि जिस प्रकार से उसको लगता है कि उस वेस्टर्न यूपी के अंदर जी, एक पूरा वोट बैंक वो कहीं एक लामबंद कर लें, एक जगह लामबंद करें तो उसकी सीटें बढ़ सकती हैं। जी, तो ये सीट के हिसाब से अनुरूप के ये बयान मुझे अमित शाह का लगता है। जी 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 नवीन जी, वैसे अमित शाह की अगर हम बात कर लें, अमित शाह को जब से यूपी का प्रभारी बनाया गया उसके बाद अयोध्या आए और आने के साथ ही उन्होंने राम मंदिर की बात की, उन्होंने ध्रुवीकरण की कोशिश की थी। तो शुरुआत से ही क्या हम मान के चलें कि अमित शाह जो हैं वो इस तरह का प्रयास करने में लगे हुए थे, और जो कि नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं, इसीलिए ये भी एक एजेंडा है इस चुनाव में बीजेपी का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, बीजेपी का वो हिडन एजेंडा है जिसको बार बार कहते हैं राम मंदिर का, उस राम मंदिर के वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो सरकार के तौर पे व्यापक रूप में उस मुद्दे को महत्वता नहीं दे रहे हैं। जी, जैसे कि आपको याद हो, मुरली मनोहर जोशी ने कुछ समय पहले इस बात की बड़ी बात आई थी कि मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि धारा 370 और इसकी चर्चा होनी चाहिए, तो मुद्दे में आना चाहिए, राम मंदिर का मुद्दा मैनिफेस्टो में आना चाहिए। जी, लेकिन उनकी बात को भी दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि जो फाइनल मैनिफेस्टो है जो पब्लिक के पास जाना है, हाँ, तो जो मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार के मुद्दे होंगे। जो मैनिफेस्टो है जिसके बेस पे सरकार ने चलना है, वो मुद्दे अलग होंगे। बयानबाजी के मुद्दे, वो बयान है, वो एक बयानबाजी है। वो बयानबाजी जो है एक मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, मतदाताओं को उस प्रकार का कॉन्फिडेंस देने के लिए, या फिर जो दूसरे दल जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं उसका काउंटर करने के लिए बयानबाजी हो सकती है। जी, लेकिन एक मसला यहाँ पर यह भी है कि किस सियासत में संदेश का नवीन जी बड़ा महत्व होता है, कि मैसेज गेम होता है कि संदेश देने की बात। तो सियासत को इस टर्निंग पॉइंट पर लाने में शुरुआत कांग्रेस की तरफ से ज्यादा नजर आती है कि अचानक इमाम बुखारी से मुलाकात का प्रसंग होता है सोनिया गांधी का, उसके बाद इमाम बुखारी संदेश देते हैं। तो वोट को किस दिशा में, और जाति विशेष या जिसे हम ध्रुवीकरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राजनीति के टर्निंग पॉइंट की शुरुआत कांग्रेस ने की, और उसके बाद जिसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक थोड़ी सी फिजा बदली। देखिए अमित, अभी मुरादाबाद में जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं काजी जी, उन्होंने जो बयान दिया जी, या फिर इमरान मसूद ने जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने जो बयान दिया जी, या फिर हैदराबाद में उमेशी ने जो जिस प्रकार के बयान दिए हैं जी, वो सारे बयान अगर आप देखा जाएंगे तो वो उन्होंने एक अपने कट्टरपंथी विचारधारा को दिखाने के लिए, बताने के लिए अपने मतदाताओं को उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए। जी,
जब तक बीजेपी अभी तक संयम के साथ, जहां तक मैंने देखा भी ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर और दल है, उन्होंने बड़ा संयमता से इस इशू को टैकल करते रहे। लेकिन चुनाव अब पीक पर है। 7 तारीख को पहली वोटिंग होनी है, पहले चरण का मतदान होना, जी जी। 10 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना जी। तो जब पहले 2 चरण में बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंदर, बहुत सारे राज्यों के अंदर जो वोट पड़ने हैं जी, उन वोटों का ध्रुवीकरण क्या होना चाहिए, उन वोटों को किस प्रकार से पार्टी अपने पक्ष में कर सके, उसके लिए हर कोई अपने पत्ते खोल रहा है। बिल्कुल, ये हर कोई पत्ता खोलने की कोशिश कर रहा है और इस मूवमेंट पर जब मतदान पास है, फिजा बदलने की कोशिश कर रही है। हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे नवीन जी, लेकिन इस बीच स्थिति को समझने की कोशिश और करते हैं बारीकी से। एक बात मसला यहां पर आता है, जिस बात को मैं शुरुआती तौर पर उठा रहा था, शुभ्रा, जिस स्थिति में बात हो रही है, जिस बात को नवीन जी भी कह रहे थे कि दरअसल सियासत में विकास का जो एजेंडा है उस पे है पार्टी बीजेपी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सियासतदान है दूसरी बार कांग्रेस जो काउंटर करने की कोशिश कर रही है या पूरा मूवमेंट जो एट ए टाइम पे बदल रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल ये बात काफी महत्वपूर्ण कही नवीन जी ने कि काउंटर करने के लिए पार्टियां इस तरह का बयान दे रही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इमरान मसूद की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया, बीजेपी ने भी इस तरह का बयान दिया, एक दूसरे को काटने के लिए इस तरह का बयान, लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग जो है अमित, उसकी भूमिका भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। चुनाव आयोग अगर इमरान मसूद पर कोई कड़ा एक्शन ले पाता या फिर कोई संदेश दे पाता तो शायद बीजेपी अभी भी निगाहें बिल्कुल चुनाव आयोग पर ही टिकी है। इस स्थिति को हम और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हम सीधे न्यूज रूम का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित ठाकुर बने हुए हैं। सुमित, आप लगातार निगाह रखते हैं खबरों पर और इस चुनावी अभियान पर भी लगातार आप चीजों को समझते हैं, देखते हैं। सुमित, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक बात का जिक्र हम हमेशा करते हैं, सियासत में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। ये टाइमिंग से जुड़ा हुआ मसला है जब बयान अमित शाह का आ रहा है। दूसरी चीज, किस जगह यह बयान दिया जा रहा है वो मसला है। तीसरी चीज, एक संदेश देने की कोशिश। बिल्कुल सही कहा अमित आपने। सियासत में वक्त का बहुत बड़ा अहमियत होती है। ठीक 3 दिन पहले अमित शाह एक ऐसा बयान देते हैं जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। उसके 1 दिन पहले सोनिया गांधी इमाम साहब से मिलती है ताकि मुस्लिम वोट उनके पास में आ सके। तो कुल मिला के जब आप इस सिनेरियो को देखते हैं तो धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठते हैं, जो संविधान की मूल भावना थी, जिसका प्रोपोगेंडा सभी पार्टियां करती हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर सब कुछ वोटों की राजनीति की जा रही है। कोई तुष्टीकरण कर रहा है, कोई अपमान का बदला लेने की बात कर रहा है, और सबका एक ही निश्चित उद्देश्य है। वो ये उद्देश्य है कि किसी ना किसी बहाने हम अपना वोट बैंक पक्का कर लें। और इसमें एक सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देनी होगी कि चुनाव आयोग के पास में तमाम शिकायतें जा रही हैं। राहुल गांधी के खिलाफ भी शिकायत गई है, अमित शाह के खिलाफ भी शिकायत गई है, बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ भी शिकायतें गई हैं, सलमान खुर्शीद के खिलाफ भी शिकायतें गई हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी शिकायतें गई हैं। लेकिन चुनाव आयोग हिदायत देकर अपने कर्तव्यों की इत्तिश्री कर लेता है, क्योंकि वो एक संवैधानिक संगठन है और उसके पास में कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है। और चाहे तो वो किसी की मान्यता रद्द कर सकता है, लेकिन इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जब चुनाव आयोग ने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए किसी मसले पर किसी पार्टी की सदस्यता या किसी सदस्य की सदस्यता रद्द की हो या किसी का नामांकन रद्द किया। बिल्कुल सुमित, ये अहम सवाल आपने खड़ा किया कि चुनाव आयोग अगर अपनी तरफ से थोड़ा और सख्ती दिखाए या ये कहें कि अगर चुनाव आयोग को और ताकतें दी जाए, क्या इस समस्या का समाधान है? क्योंकि आपने खुद बताया कि तमाम पार्टियों के तमाम नेताओं के खिलाफ शिकायतें जा चुकी हैं। अमित शाह के खिलाफ आज शिकायत गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई कड़ा संदेश जाता नहीं है, नेताओं को ये लगता है कि हम कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, हम पर कार्रवाई तो होने वाली है नहीं। बिल्कुल सही कहा शुभ्रा आपने। इसमें एक दूसरा पक्ष भी है, वो होता है स्वनियमन, आत्म नियंत्रण की बात आती है। राजनीतिक दल जो हैं वो देश को दिशा और दशा देते हैं। तो ऐसे में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर राजनीतिक पार्टियां इस समाज को, इस देश को किस ओर ले जाना चाहती हैं। और इसमें जैसे मीडिया के लिए राजनीतिक दल बोलते हैं कि मीडिया को आत्मनियमन करना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन लाना चाहिए। तो जब वो बात करते हैं वो तो बड़ी अच्छी लगती है मीडिया के संदर्भ में, लेकिन जब आप राजनीतिक दलों के संदर्भ में आत्मनियमन की बात करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बस बोलने की बात है। प्रदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों के लिए उपदेश देना बड़ा सरल होता है, अपने लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता है। और नहीं तो बेनी प्रसाद वर्मा विवादित बयान देते हैं, राहुल गांधी नसीहत देते हैं, सलमान खुर्शीद फिर से बयान देते हैं। होता क्या है? विकास का एजेंडा मोदी लाते हैं,
अमित शाह आके ध्रुवीकरण की बात करते हैं, उनका हाँ, होता क्या है? हाँ, तो सवाल ये है कि आला कमानों की कहीं ना कहीं इसमें मौन सहमति बिल्कुल होती है। अमित, ये बात बार बार उठकर सामने आ रही है कि जिस तरह से तमाम दलों को अपने भीतर भी झांक कर देखना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। यानी कि चुनाव आयोग की तरफ हम देख सकते हैं, चुनाव आयोग के पास जितना ताकत है और जितना वो कर सकता है उस हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं और उसमें कुछ कमी भी है। लेकिन ये जो सुमित का कहना है कि अपने अंदर झांक कर देखने की बात, दरअसल हर चीज एक बिल्कुल। सियासत से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और हमें देखने वाली बात यह है कि जब दूसरे दल के नेता बयान देते हैं, इमरान मसूद ने जब बयान दिया तो बीजेपी के तमाम नेता उसका विरोध करते नजर आए, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के भीतर से आवाज उठती है तो आज आप ये देखिए कि खुद बीजेपी इसका समर्थन भी कर रही है और जस्टिफिकेशन भी दे रही है। हाँ बिल्कुल, उनके हिसाब से तर्कसंगत चीजें कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। चलिए हम कह सकते हैं कि एक संयत शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं, लेकिन संयत शब्दों के जरिए आप संदेश किस वर्ग विशेष को दे रहे हैं, या आप अपनी रणनीति के तहत उस बयान को कमान से निकाल रहे हैं। इस चीज को लगातार समझेंगे हम। सुमित भी हमारे साथ बने रहेंगे, हम इस पहलू को जानेंगे कि क्या अब वाकई में चुनाव के आखिरी मोमेंट पर जब अब मतदान निकट है, सिर्फ ध्रुवीकरण ही एक रास्ता बचा है? तमाम पार्टियों के पास जल्द हाजिर होते हैं।